आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था उसका 1 to 100 क्वेश्चन को ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए थे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एंशियंट हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन हम एक बार में इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा आराम से और वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 101वां नंबर जो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का। तो आप याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा जो है उसका है प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि जो है वह दाहिने से बाईं की ओर यह लिखी जाती थी। तो याद रखिएगा, सही उत्तर है खरोष्ठी लिपि। और यह जो खरोष्ठी लिपि है इसे पढ़ने का श्रेय दिया जाता है मैसन, प्रिंसेप जो थे, नोरिस, लेसेन, कनिंगम इत्यादि को जो है खरोष्ठी लिपि को पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल्य संदेश क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें शांति और अहिंसा भी है सही, इसमें बड़ों का सम्मान भी सही है और धार्मिक सहनशीलता भी सही उत्तर है। तो अशोक के धम्म का जो मूल्य संदेश है इसमें तीनों हो जाएगा, बी, सी और डी तीनों हो जाएगा सही। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। भाब्रू जो स्तंभ है उसमें अशोक जो है वह स्वयं को मगध का सम्राट बताए हैं भाब्रू स्तंभ में। और यह जो भाब्रू स्तंभ स्थित है राजस्थान में, जो विराटनगर है वहां स्थित है यह भाब्रू स्तंभ। अगला जो क्वेश्चन है 105 नंबर क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से यह जाने जाते हैं। अपने शिलालेखों में जो अशोक है वह सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रियदर्शी। और पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था, उनका नाम क्या है? तो सही उत्तर है इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक का जो दिल्ली टोपरा अभिलेख था इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो सही उत्तर है इसमें राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसमें राजनीतिक नीतियां पर इसमें प्रकाश डाला गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। अगला हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। 108वां नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास भी है, विदेश नीति भी है और धन संचय भी है। यह तीनों इसमें है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 109वां नंबर है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो सही उत्तर है एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है वह स्थित है कांचीपुरम में। तो याद रखिएगा, कांचीपुरम में स्थित है कौन सा मंदिर? एकाम्बरेश्वरार जो मंदिर है वह कांचीपुरम में स्थित है। और यह जो मंदिर है वह महादेव को समर्पित है और इसका जो निर्माण है वह पल्लवों के द्वारा कराया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। और यह जो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह स्थित है केरल में। यह याद रखिएगा, यह स्थित है केरल का जो त्रिवेंद्रम शहर है वहां यह स्थित है। और यह जो वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में, जो तिरुपति है वहां यह स्थित है। और यह अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर जो है यह स्थित है कहाँ? कन्याकुमारी में। यह स्थित है कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा, यह जो एकाम्बरेश्वरार मंदिर है वह स्थित है कहाँ? कांचीपुरम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में स्थित है क्या? भीमबेटका स्थल। और यह मध्य प्रदेश के रायसेन जो जिला है यहाँ स्थित है भीमबेटका। यह जो भीम
भीमबेटका स्थल है वह एक तरह का गुफा है जिसमें अलग अलग तरह की जो चित्रकला के सैकड़ों नमूने यहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा भीमबेटका जो है वह स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। अगला है 111 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो कुल 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज जो थे वह भारतीय समाज को इन्होंने विभाजित किया था, कुल 7 श्रेणियों में। यह कौन कौन सी श्रेणियां थी? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। यह कुल 7 श्रेणियां थी, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है? तो यह मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में। तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेंद्र वर्मन के द्वारा मत विलास प्रहसन जो है यह युग में जो है सही मिलान है। अमुक्त माल्य जो लिखा गया था वह कृष्ण देव राय के द्वारा, कृष्ण देव राय के द्वारा यह लिखा गया था अमुक्त माल्य। मानसोल्लास लिखा गया था यह सोमेश्वर 3 के द्वारा। समरांग सूत्रधार जो है यह लिखा गया था राजा भोज के द्वारा, राजा भोज के द्वारा यह लिखा गया था समरांग गणसूत्रधार। तो याद रखिएगा इसका जो सही मिलान है महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन। अगला क्वेश्चन 114 नंबर, पेरिपल्स ऑफ द इथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यह जो पेरिपल्स ऑफ द इथ्रियन सी यह है पुस्तक, इसमें ग्रीको रोमन पेरिपल्स है और यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिला है कि इसको किसने लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 115 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है इंडिका। इंडिका जो पुस्तक है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का इसमें वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम है इंडिका। 116 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो सही उत्तर है जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से है चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी। अगर इस ऑप्शन में उदयीन रहता तो उसका विकल्प सही हो जाता उदयीन। उदयीन जो थे उन्होंने सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा शहर को बसाया था। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है उदयीन के जो बारे में है वह, तो यह आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप हमेशा रट लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सही उत्तर है भीम कडफिसेस। भीम कडफिसेस ने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर यह स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था और यह जो थे भीम कडफिसेस यह कुषाण वंश के थे। तो याद रखिएगा यह क्या थे? कुषाण वंश के, कुषाण वंश के शासक थे भीम कडफिसेस। इन्होंने सर्वप्रथम व्यापार पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा प्रचलन किया था। अगला है, कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली थी? तो याद रखिएगा कुषाणों के समय ही जो गांधार शैली थी वह फली फूली थी कुषाणों के समय में, तो आप याद रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो याद रखिएगा कनिष्क। कनिष्क जो थे इनके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। इसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। अश्व घोष जो थे वह इसके उपाध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा आप इसको, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वह आयोजित की गई थी कनिष्क के द्वारा। और एक और आप याद रखिएगा, कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के थे, यह कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। अगला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 120वां नंबर है, प्रद्योत राजा कहाँ का राजा था? तो सही उत्तर है यह अवंती का राजा था। प्रद्योत जो था वह अवंती का राजा था और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो अवंती है वह स्थित है अभी का मध्य प्रदेश में स्थित है अवंती। तो प्रद्योत जो राजा थे वह अवंती के यह राजा थे। 121वां नंबर क्वेश्चन है, हूण राजा तोरमान किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर है प्रकाश वर्मन के द्वारा यह पराजित किया गया था हूण राजा
तोरमान। अगला जो क्वेश्चन है, तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? तो सही उत्तर इसका राजराज वन के द्वारा यह जो तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण करवाया गया था राजराज वन के द्वारा, जो कि लगभग 11वीं सदी में इसके आरंभ में इसे बनाया गया था इस मंदिर को। और यह जो राजराज वन जो थे वह चोल राजा थे, चोल वंश के राजा थे राजराज वन। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो सही उत्तर इसका है भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख जो है, इसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। तो याद रखिएगा भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। और यह जो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख यह स्थित है मध्य प्रदेश का जो एरन जिला है वहां यह स्थित है। तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में यह स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में सर्वप्रथम विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है। अगला है क्वेश्चन 124 नंबर, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो सही उत्तर है कण्व वंश। शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। तो याद रखिएगा कण्व वंश। और कण्व वंश के जो नींव डाली थी उनका नाम था वसुदेव। तो इसे आप याद रखिएगा। और यह भी ब्राह्मण वंश था। अगला जो क्वेश्चन है 125वां नंबर है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो सही उत्तर है हाथी गुम्फा लेख के साथ जो है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। और यह जो राजा खारवेल जो थे वह कलिंग के राजा थे, चेदी शासक थे। यह क्या चेदी शासक थे कलिंग के। तो याद रखिएगा इसको आप। अगला क्वेश्चन 126 नंबर है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके अपना सत्ता प्राप्त किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके पहले गुप्त वंश के जो शासक थे समुद्रगुप्त, इनका जो बेटा रामगुप्त इसके बाद शासक बनता है। लेकिन इनके भाई जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनकी हत्या कर दी थी और इसके बाद वह गुप्त वंश के शासक बने थे। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला 127वां नंबर क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो सही उत्तर गुप्त काल की काफी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि नगरों का जो पहले नगर जो होता था उसका पतन होकर लगभग वह गांव की तरफ बाद में बन जाता था। तो नगरों का जो काफी ज्यादा पतन हुआ था वह गुप्त वंश के समय हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो इसमें उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कल्याण भी सही है इसका, ताम्रलिपि भी सही है, भड़ौच भी सही है और कैम्बे भी सही है। इसका उत्तर हो जाएगा चारों उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा। अगला है 129 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो याद रखिएगा गुप्त वंश के जो शासक थे वह मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में यह दिए थे, जो गुप्त वंश के शासक थे वह। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपज का जो छठा भाग होता था, यानी 1/6 भाग, यह राजस्व दर थी गुप्त युग में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण इस तरह का क्वेश्चन है राजस्व दर वाला। और गुप्त अभिलेख में भूमि कर को कहा जाता था भाग, या उसे उड़क कहा जाता था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो याद रखिएगा जो गुप्त वंश का था उसका भागवत जो संप्रदाय है इसके विकास में गुप्त वंश का देन काफी महत्वपूर्ण था। और जो विष्णु का वाहन गरुड़ था वह गुप्तों का क्या राज चिन्ह था। गुप्त वंश का यह राज चिन्ह क्या था? गरुड़। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो सही उत्तर है इसका आर्यभट्ट जो थे वह पहली बार यह व्याख्या किए थे कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इसमें कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको कैसे एलिमिनेट करें। तो सुश्रुत जो थे वह शल्य क्रिया का इन्हें जनक माना जाता है सुश्रुत को, और यह काशी के रहने वाले थे। शौनक जो थे वह ऋग्वेद कालीन या ऋषि थे। शौनक क्या थे? या ऋषि थे। और शूद्रक जो थे वह नाटककार थे। शूद्रक जो थे क्या? यह नाटककार
नाटककार थे, और सौमिला भी थे या गुप्तकालीन या नाटककार थे। यह दोनों जो थे गुप्त काल के नाटककार थे। शौनक जो थे वह ऋग्वेद कालीन ऋषि थे, और सुश्रुत जो थे इन्हें शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। तो इसमें कोई भी जो लोग हैं ऑप्शन में दिया हुआ है वह औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा इसका नाम है पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की स्थापना की थी, पुष्यभूति ने। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और यह वर्धन वंश का सबसे महान शासक थे हर्षवर्धन। अगला जो क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो सही उत्तर इसका है नालंदा विश्वविद्यालय में। जो चीनी यात्री थे हेनसांग, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और लगभग 1.5 वर्ष तक यह नालंदा में निवास करके उन्होंने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। अगला है क्वेश्चन 136 नंबर, हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो जो मथुरा था वह सबसे प्रसिद्ध नगर था। हेनसांग के समय सूती वस्त्रों का उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध नगर था मथुरा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा क्या? मथुरा। अगला क्वेश्चन, कवि वाण कहाँ के निवासी थे? तो सही उत्तर है पाटलिपुत्र के निवासी थे कवि वाणभट्ट। इन्हें क्या कहा जाता है? वाणभट्ट, जो कि हर्षवर्धन के यह दरबारी कवि थे, और इन्होंने बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी, हर्ष चरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो जो चीनी यात्री थे इत सिंह, इन्होंने बिहार का जो भ्रमण किया था वह 671 से लेकर 672 में इनका यह बिहार के भ्रमण किए थे, और लगभग 675 से लेकर 685 ईस्वी तक यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे। तो इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 139 नंबर है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो याद रखिएगा इसका चंद्रगुप्त टू, या इनको कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो चीनी यात्री थे फाहियान, इन्होंने भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर है कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमार गुप्त थे, यह गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त। 141 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन से थे? तो सही उत्तर है मुसलमानों के द्वारा यह नष्ट किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को, और इसे बख्तियार खिलजी जो थे इनके द्वारा यह नष्ट किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा। तो यह आप याद रखिएगा। और यह जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वह स्थित था वर्तमान का जो भागलपुर जो जिला है, यह जो भागलपुर जिला है वहां यह स्थित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला जो क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था? तो जावा और सुमात्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो ताम्रपत्र हैं इसके लेख यह दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वह जावा और सुमात्रा से था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जावा और सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर है, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा बालपुत्र देव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह जो सुवर्ण भूमि का वह राजा का नाम था बालपुत्र देव। तो याद इसको रखिएगा आप, सही उत्तर हो जाएगा बालपुत्र देव। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो यह चंदेलों के द्वारा बनाया गया था खजुराहो मंदिर। यह जो खजुराहो मंदिर है यह कंदरिया महादेव का मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के जो खजुराहो में स्थित है, जो कि छतरपुर जिले में है। कहाँ यह स्थित? छतरपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का स्थापना हुआ था
धर्मपाल के द्वारा। तो याद रखिएगा आप, इनका नाम है धर्मपाल और यह पाल वंश के थे राजा धर्मपाल। और जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है वह बिहार में स्थित है, भागलपुर जिले में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा कदम वंश का जो उल्लेख है वह संगम साहित्य में नहीं हुआ था। इसमें जो तीनों वंश है, चेर, चोल वंश और पांड्य वंश, इन तीनों का जो उल्लेख है वह संगम साहित्य में हुआ है। जो संगम साहित्य था वह मूल रूप से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक यह फैला हुआ था और मूल रूप से यह संगम साहित्य था वह दक्षिण भारत में फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर है, संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। और यह जो उरैयूर था वह चोल वंश था, इसका राजधानी था उरैयूर। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और संगम युग में यह कपास के व्यापार का यह काफी महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला जो क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वह लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वह है विशाख दत्त हैं। अगला है 150 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो यह लिखा गया है चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। तो आप याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह है चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज तृतीय जो थे इनके दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। तो यह कुछ क्वेश्चन था प्राचीन इतिहास का जो कि बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अभी तक हम 150 क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम रिमेनिंग जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।